मैं राम सिंह मौर्य। आज हम आपके सामने अगला वीडियो लेके आए हैं। देखिए बच्चों, क्लास 10th में अभी मैंने आपको रासायनिक अपक्रिया टॉपिक में अपक्रिया के प्रकार में सारी अपक्रियाएं बता दिया है। ठीक है, उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन टॉपिक आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इस क्लास 10th में भी इससे रिएक्शन पूछे जाते हैं और ये जो है अगले क्लास में भी इसका पूरा विस्तार और ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आइए हम इस टॉपिक पर जो है बात करते हैं। ठीक, देखिए इस टॉपिक में ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में हम लोग पढ़ाने चल रहे हैं। तो देखिए ऑक्सीकरण अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है? वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती हैं अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। ठीक है, तो वह रासायनिक अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए इसमें लिखे हैं, वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है अथवा हाइड्रोजन क्या करता है? निकलता है या त्याग होता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। यह ऑक्सीकरण अपक्रिया जो है ये पुरानी अवधारणा के आधार पर हुआ था। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे कार्बन है और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। देखिए इसमें ऑक्सीजन इस परमाणु के साथ क्या हुआ? जुड़ा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, कितनी बात समझ आ गया? अब देखिए अगला, अगर हम सल्फर तत्व लेते हैं, इसको ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, तो ये भी क्या हुआ? ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गई। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे मीथेन गैस ले लीजिए और इसको ऑक्सीजन से क्रिया करा दीजिए। ठीक है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और प्लस आपका जल बन जाएगा। ठीक है, 2H2O। अब इसमें बैलेंस देखिए बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आप 2 मात्रा कर देंगे। तो ये जो देखिए जो तीसरा रिएक्शन आपने देखा, इसमें देखिए ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ा और हाइड्रोजन का क्या हुआ? त्याग हुआ। तो आप इसमें दोनों बातें क्लियर हो जा रही हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। ये पुरानी अवधारणा के आधार पर था। जब इसको आधुनिक वैज्ञानिकों ने, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खोज हो गई, ठीक है, तो उन सभी के आधार पर एक नया जो है परिभाषा दिया गया ऑक्सीकरण अपक्रिया की। उसमें ये बताया गया कि किसी परमाणु या परमाणु समूह द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। जैसे अगर मान लीजिए इसमें अब चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, कोई तत्व हो, अगर उस या कोई आयन ही हो, अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। जबकि धातु वगैरह जब आप पढ़े थे तो उसमें केवल धातु के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता था। तो एग्जाम्पल में देखिए इसमें बताया गया, जैसे मान लीजिए आपका कोई धातु मेटल है, ठीक है, अगर ये जो है मान लीजिए इसमें n इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके ऊपर n+ चार्ज लग जाएगा, तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? ऑक्सीकरण हो गया। ये तो जनरल फार्मूला हो गया। अब एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हम कॉपर ले लेते हैं, तो कॉपर में अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये आपका कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। अगर मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन ले लिए और हाइड्रोजन से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए हमने जो है Fe2+ ले लिया, ठीक है, Fe2+, तो अगर इसमें से भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो 3+ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लग जाएगा। तो एक तरह से आप देखिए, मैंने आपको परमाणु आयन हर तरीके से बता दिया कि इसमें से जो है पदार्थ में या आयन में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है, निकल रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। तो इस तरह से ऑक्सीकरण का टॉपिक क्लियर हो गया कि पुरानी अवधारणा के अनुसार क्या होता है और जो है आधुनिक अवधारणा के आधार पर क्या हुआ। अब हम चलते हैं अगला जो है अपचयन अपक्रिया। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है जो दूसरा अपचयन अपक्रिया। देखिए अपचयन अपक्रिया जो है ये ऑक्सीकरण अपक्रिया का उल्टा है। ठीक है, इस अपक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है पुरानी अवधारणा के आधार पर, और आधुनिक अवधारणा के आधार पर इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है, जबकि ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। देखिए इसकी परिभाषा हम लोग लिखे हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर FeCl3 लिखा है और ये H2 है। जब ये इससे क्रिया करेगा तो FeCl2 बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका
जो है 2HCl, इसमें से दो क्लोरीन यहाँ पर निकल गया। तो ये भी आपका अपचयन क्रिया हो गया। इसमें देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है और ये कार्बन यहाँ जुड़ जा रहा है, तो ये Cu आपका अलग हो जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। और इसी तरह ये देखो तो Zn हो जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अगर इसमें देखिए तो ये आपका Cu बन जाएगा और प्लस H2O बन जा रहा है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, त्याग हो जा रहा है और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जा रहा है। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन क्रिया कहलाएगी। तो आप कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, जो है आपका अपचयन क्रिया कहलाएगा। अब आगे चलते हैं। आधुनिक परिभाषा के आधार पर हमने बताया कि जिस प्रक्रम में परमाणु अणु या आयन में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह क्या कहलाएगा, अपचयन क्रिया कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लें, मान लो एक क्लोरीन गैस है, अगर इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ये 2Cl माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, अपचयन क्रिया कहलाएगा। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ले लीजिए, तो अगर इस पर हम क्या करें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 जो है O माइनस हो जाएगा, मतलब या 2 माइनस आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपका अपचयन प्रयोग है। इसका अगला एग्जाम्पल हम आगे दे रहे हैं। और देखिए आगे कुछ एग्जाम्पल हमने आगे बताया, जैसे देखो SN4+ है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये हो जाएगा आपका SN2+ हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के आवेश में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर यहाँ देखो Fe3+ है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Fe2+ हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस पॉइंट पर, जहाँ जिसमें आवेश की मात्रा ज़्यादा होती है उसको इक शब्द से पढ़ा जाता है, और जिसमें आपका आवेश की मात्रा कम होती है वो अशब्द से पढ़ा जाता है। जैसे फेरिक क्लोराइड इसको पढ़ा जाएगा, इससे बनने वाले यौगिक का, इसको फेरस क्लोराइड पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल में आप थोड़ा इसको जान लीजिए। एक्स्ट्रा ये कि अगर FeCl3 लिखा रहता है तो फेरिक क्लोराइड पढ़ा जाएगा, FeCl2 लिखा रहेगा तो फेरस क्लोराइड पढ़ा जाएगा। उसी तरह अगर इसका देखेंगे तो SnCl4 स्टैनिक क्लोराइड, जबकि SnCl2 क्या पढ़ा जाएगा, स्टेनस क्लोराइड। ठीक है। तो ये आवेश की मात्रा पर भी निर्भर करता है। आगे देखिए सल्फर तत्व है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर ये कॉपर है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cu+ हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन देखिए, अभी हमने बताया ना कि ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन होता है। देखो अपचयन में जो है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ये H बन जा रहा है, जबकि यही चीज़ें अगर जब अभी मैंने ऑक्सीकरण बताया था ये उसका उल्टा लिखा हुआ था। तो इस तरह से ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, दोनों की परिभाषा और उदाहरण क्लियर हो गए। अब अगला हेडिंग है ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया, जो हम आगे चल रहे हैं बताने। देखिए अगला टॉपिक है रेडॉक्स क्रिया। ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है, या इसी को हम रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया या रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। अर्थात इस क्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल द्वारा क्लियर कर लेते हैं। जैसे CuO+H2 है। ठीक है। तो इससे आप देख रहे हैं Cu बन रहा है और प्लस H2O बन रहा है। तो इसमें ध्यान रखेंगे ये जो आपका Cu हुआ, इसमें देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का त्याग करना, और ये आपका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। जैसे इसमें ध्यान रखिएगा तो ये आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें ये वाला ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, अपचयन होगा। थोड़ा सॉरी उल्टा हो गया, अपचयन। इसमें देखो ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाएगा। और जबकि इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो SnCl2+2FeCl3। ठीक है, इसमें आप देखिए तो ये हो जाएगा SnCl4+2FeCl2। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ क्लोरीन की मात्रा 2 थी, जबकि यहाँ ज़्यादा जो है Cl4 हो गया। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जबकि ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन।
ठीक है, अर्थात इसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। जैसे यहाँ पर 2+ होगा तो यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा, इसलिए इसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, इसलिए क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। इस तरह से आपका ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया या रेडॉक्स क्रिया क्या है, इसकी परिभाषा और उदाहरण क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम आपको कुछ रासायनिक क्रियाएं, अब हम आगे कुछ ये जो है आपको रासायनिक क्रियाएं दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन पहचान करने के लिए आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो उसको भी आगे नोट कर लेंगे। ठीक, ओके। देखिए, तो ऑक्सीकरण अपचयन की पहचान के लिए मैंने कुछ उदाहरण और लिख दिए हैं। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप देखिए, इससे पहले एग्जाम्पल को मैंने आपको 2 तरीके दिखा दिया। ये यौगिक के रूप में है, इसी को अगर आयन के रूप में अगर आप देखो बेटा, तो देखिए Hg के ऊपर 1+ चार्ज है, तो आगे देखो जाकर इस पर कितने चार्ज हो गए, +2 चार्ज। ठीक है, तो और यहाँ देखो Hn 2+ था। ठीक है, ये आगे गया तो इसके ऊपर 4 चार्ज हो गया, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए ऑक्सीकरण हो गया। जबकि इसकी 2 मात्रा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया, अपचयन हो गया। इस तरह आपका तीसरा एग्जाम्पल भी हो गया। चौथा एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए, हम आगे और एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। उसको अब आप ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में आप लोग लिख लिए। अब हम अगला टॉपिक इसी में चलते हैं, संक्षारण क्या है। और यह इस पाठ का लास्ट टॉपिक है। इसको पढ़ाने के बाद आपको अपनी किताब अगर रखे होंगे तो उसमें सारे अभ्यास प्रश्न आप सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग संक्षारण पर पढ़ते हैं। देखिए, आप लोग देखे होंगे कि जैसे लोहा है, अगर इसको आप पानी में रख दिया जाता है, उसके बाद निकाल करके आप बाहर धूप में रख देते हैं, तो कुछ समय बाद आप देखे होंगे उसमें कुछ भूरापन पड़ जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग प्राय क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो ये लोहे में जो जंग लगता है, ये कैसे क्रिया हो गया, लोहे का संक्षारण हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि किसी धातु का वायु व जल की उपस्थिति में, वायु व जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षय हो जाना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे जो है आयरन जो है, ये वायु के साथ और जो है जल के साथ वायु की उपस्थिति में क्रिया करके एक भूरे रंग के पदार्थ रूप में बना देता है, जिसको हम लोग लोहे का जंग लगना कहते हैं। या आप लोग देखेंगे कि जो तांबा है, ठीक है, अगर इसको पानी में रख देते हैं, उसके बाद निकाल करके उसे रख देते हैं कुछ दिन के लिए, तो आप देखते हैं उसमें जो है हल्का हल्का धब्बा पड़ जाता है हरे रंग का, तो वो भी क्या हुआ, पीतल में क्षय हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो है लोहे का संक्षारण कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वायु व जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जिसका उदाहरण मैंने आपको लिख दिया है, लोहे पर जंग लगना या तांबे या पीतल पर हरे हरे धब्बे बनना, ये कैसा हो गया, जो है उदाहरण हो गया। अब देखिए, अब लोहे पर जंग लगने की मैंने रासायनिक क्रिया भी लिख दिया है, कभी कोई पूछ लेता है। तो आयरन ऑक्सीजन के साथ ये यक्ष मतलब 1 मात्रा 2 मात्रा 3 मात्रा मतलब n मात्रा, जल की निश्चित मात्रा कोई नहीं होती है। ठीक है, तो इसके साथ एक ये करके Fe2 जो है O3 बना लेता है। ठीक, और X2 बना लेता है, तो ये क्या हो गया आपका, Fe2O4 बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका लोहे में जंग लगना हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। तो संक्षारण को प्रभावित करते हैं, वायु की क्रियाशीलता प्रभावित करती है, H+ आयन की उपस्थिति जितनी ज़्यादा होती है उससे ज़्यादा प्रभावित होता है। या आप कह सकते हैं विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति भी प्रभावित करती है। अगला है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, तो नमी के कारण भी जो है लोहे का या धातुओं का संक्षारण होता है। तो ये सब इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे या अन्य धातुओं को ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की परत चढ़ा देते हैं, या उसके ऊपरी पार्ट को क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे लोहे का संक्षारण हो जाता है। या आप क्या कर सकते हैं, धातुओं के ऊपर तेल लगा देते हैं, तो उससे भी जो है संक्षारण प्रक्रिया को रोका जाता है। ठीक, चलिए, तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, देखिए, मैंने बचाव के विषय में लिख दिया है कि धातु के ऊपर रंग, पेंट या तेल लगा करके उसको रोका जाता है। ये क्या करता है, आने जो है ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकता है, जिससे संक्षारण प्रक्रिया हो जाती है। एक बार इस रिएक्शन को फिर से ध्यान रखना कि आयरन ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करके Fe2O3 बनाएगा, 4 नहीं रहेगा क्योंकि 4 चुंबक में हो जाता है। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पर देखो 2 दूना 4 आपका हो गया। उसके बाद देखिए प्लस आपका
आयरन हो गया 4Fe, तो 2 दूना 4 और प्लस जल की मात्रा आपकी बराबर हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से थोड़ा, यहाँ पर 2 है, यहाँ 6 हो गया, बैलेंस बराबर नहीं है तो इसकी मात्रा आप 3 कर देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया और 2, ये आपका पूरा बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जंग का सूत्र हो जाएगा 2Fe 3X⁴। ठीक, तो इसको पूरा नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना क्लास। इस तरह से आपका ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलते।